भाई आप जितने लोग यहाँ आए हैं, आपकी ये संख्या बताती है कि जन स्वराज की कोई ताकत है या नहीं है। 6 महीने बना पुराना दल, कम से कम ये तो हर व्यक्ति मान रहा है कि इस बार जो चुनाव होगा वो त्रिकोणीय होगा। एक और एनडीए वाले रहेंगे, जिसमें शारीरिक और मानसिक तौर पर थके हुए नीतीश कुमार जिसका नेतृत्व करेंगे। एक और राजद वाले होंगे, जो कि जंगल राज के लिए, जिनको पूरा बिहार नहीं पूरा देश जानता है। और तीसरी ओर जन स्वराज होगा, जिसमें पढ़े लिखे ईमानदार समझदार लोगों का एक समूह होगा। अब निर्णय बिहार की जनता को करना है। वीडियो लंबा है क्योंकि इसमें प्रशांत किशोर ने बिहार के हर मुद्दे पर बात किया है, जिसकी चर्चा लगातार वो करते आए हैं। चाहे वो पलायन का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, क्वेश्चन पेपर लीक का मुद्दा हो, वक्फ बोर्ड का मुद्दा हो, नीतीश कुमार के स्वास्थ्य का मुद्दा हो, बीजेपी जेडीयू के गठबंधन का मुद्दा हो, या कांग्रेस आरजेडी के गठबंधन का मुद्दा हो, हर विषय पर चर्चा किया है। इसलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें ताकि इनके विचार को आप समझ सकें। तो अपने पदयात्रा के दौरान कल ये बेगूसराय पहुंचे थे और वहां पर इन्होंने कई जगह सभाएं आयोजित की और पत्रकारों से बात भी किया था। तो बेगूसराय में पत्रकारों को जवाब देते हुए क्या कुछ कहा, आइए वीडियो के अगले भाग में सुनते हैं। नमस्कार, मैं रवि भारद्वाज, आप लोग देख रहे हैं मोबाइल टीवी। जो लोग नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करेंगे। सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ पर स्वागत है। आप समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं, उसके लिए मैं व्यक्तिगत तौर पर और जन स्वराज परिवार की ओर से आपका धन्यवाद कर रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है, आज से करीब 1-1.5 साल पहले मैं इस जिले में पदयात्रा के दौरान आया था। करीब 3 से 4 हफ्ते तक हम लोग इस जिले में पदयात्रा के दौरान रहे भी थे। तब इस अभियान का दलगत स्वरूप नहीं था। उस मेरी यात्रा के बाद 2 अक्टूबर, पिछले वर्ष 2 अक्टूबर को जन स्वराज अभियान का एक दलगत स्वरूप हो गया है। इसकी वजह से आप देख रहे हैं कि यहाँ जिला के पदाधिकारी हैं, हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, दूसरे साथीगण हैं। दल बनने के बाद से ये मैं पहली बार बिहार के अलग अलग जिलों में जा रहा हूँ, लोगों से मिलने के लिए, अपने साथियों से, संगठन के साथियों से मिलने के लिए। देखा कि जन स्वराज की जो लड़ाई है, वैचारिक लड़ाई, वो भाजपाइयों से है। भाजपा ही वो दल है जिससे कि हम लोग की वैचारिक लड़ाई है। तो विचारधारा के आधार पर भाजपा से कौन लोग हैं जो लड़ रहे हैं, हम लोग की समझ यह है कि 4 विचारधारा के मानने वाले लोग आज भाजपा से राजनीतिक और वैचारिक लड़ाई लड़ रहे हैं। वो हैं जो विशुद्ध तौर पर गांधी को मानने वाले लोग हैं, वो भाजपा के विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। जो बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं, वो भी भाजपा के विचारधारा से को स्वीकार नहीं करते हैं। जो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं, वो भी भाजपा को स्वीकार नहीं करते हैं। और जो जयप्रकाश और लोहिया जी के समाजवाद को मानते हैं, वो भी भाजपा को स्वीकार नहीं करते हैं। तो इन 4 विचारधारा के मानने वाले लोगों को जोड़कर ही भाजपा से लड़ाई हो सकती है। मुस्लिम साथियों को, मुस्लिम नेताओं को मैंने बिन मांगी एक सुझाव भी दिया है कि अगर वक्त के कानून को रोकना है तो इस देश में 2 नेताओं पर आपको 2 नेताओं से बात करनी चाहिए, उन पर दबाव बनाना चाहिए। एक है चंद्रबाबू नायडू और दूसरे हैं नीतीश कुमार। बिहार के नजरिए से जो भी मुस्लिम समुदाय हैं, जो भी मुस्लिम समुदाय की हित की या राजनीति की बात करते हैं, उनको नीतीश कुमार पर इस बात के लिए दबाव बनाना चाहिए कि अगर आप वक्फ बोर्ड के कानून के पक्ष में वोट देंगे तो हम लोग आपका विरोध करेंगे, आपका पार्टी आपका समर्थन नहीं करेंगे। और इसका कुछ असर भी हुआ है। कल नीतीश कुमार के सरकारी इफ्तार को ज्यादातर मुस्लिम संगठनों ने उसका बहिष्कार किया है। मुझे लगता है कि ये सही निर्णय है। आपके माध्यम से नीतीश कुमार के पार्टी से जुड़े हुए सारे मुस्लिम नेताओं से मैं आग्रह कर रहा हूं, मेरे भाई मेरी बात मानिए, आप लोग कुछ मत कीजिए, खाली ये लिख कर दे दीजिए कि अगर आप वक्फ के पक्ष में वोट देंगे तो हम लोग जदयू से इस्तीफा दे देंगे। अभी भी समय है, नीतीश कुमार पर दबाव बनेगा। नीतीश कुमार अगर वोट नहीं देंगे तो वक्फ पर बनने वाला कानून रुक सकता है। और अगर कानून बना तो इसके लिए भाजपा तो दोषी है ही, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर भी वो इल्जाम लगेगा कि इनके 12 सांसदों ने अगर वोट नहीं किया होता तो ये गलत कानून नहीं बनता। पत्रकारों को के लिए अलग से क्या सोचेंगे, इसकी चर्चा कई बार पत्रकारों के साथ मैंने बैठ के की है। पत्रकारों की दुर्दशा ये है कि आप पूरे समाज की बात कर सकते हैं, अपनी दुर्दशा के बारे में तो कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। पत्रकारों के नजरिए से जो जन स्वराज की सोच है कि कम से कम दूसरे राज्यों में जो सुविधा पत्रकार बंधुओं को दी गई है, चाहे वो प्रेस क्लब के नजरिए से हो या आपके लिए ग्रुप इंश्योरेंस की बात हो या पत्रकारों को बैंकों से ऋण न मिल पाने की जो सुविधा है, तो जो एक्रेडिटेड पत्रकार हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, उसके लिए जन स्वराज की सोच है 3 बातें। कम से कम प्रेस क्लब की एक बेहतर फंक्शनिंग यहाँ हो। दूसरी बात, पत्रकारों के साथ ग्रुप इंश्योरेंस सरकार को अपने खर्चे पर देना चाहिए। और तीसरी बात कि बैंकों से ऋण न मिल पाने, क्योंकि आप व्यवस्थित नौकरी में नहीं है तो बैंकों से आपको ईएमआई वगैरह की वाले शर्त पर लोन नहीं मिल पाता है। तो सरकार को ये व्यवस्था करनी चाहिए और करेगी सरकार
कि आपको सरकारी गारंटी पर लोन मिल जाए ताकि आप अपने रोजी रोजगार के लिए या अपने पर्सनल काम के लिए सरकार के बैंकों के कैपिटल को एक्सेस कर सकें। आपकी सरकार बनेगी तो लागू कीजिएगा क्या? मैंने बोला हमारी सरकार बनेगी तभी तो लागू करेंगे, ये कोई नीतीश कुमार थोड़ी लागू करेंगे। ये कि आप लोग इतने दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं, क्या कभी चुनाव से पहले पलायन कभी मुद्दा बना है? लालू जी जैसे आदमी भी कह रहे हैं कि हम लोग पलायन रोक देंगे। लालू जी के मुंह से किसी ने पलायन शब्द नहीं सुना होगा। ये जनसुराज की ताकत है। कन्हैया जी यात्रा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये जनसुराज की ताकत है कि कांग्रेसी आज पलायन की बात कर रहे हैं। लेकिन जब कांग्रेसी आए तो आप, कन्हैया जी मेरे मित्र भी हैं, बेगूसराय के हैं, उनसे एक सवाल जरूर पूछिएगा पलायन के नजरिए से कि कांग्रेस का अभी एक जुमा 2 साल पहले बना हुआ मुख्यमंत्री है जिसका नाम है रेवंत रेड्डी। तेलंगाना में उस आदमी ने कहा कि बिहारियों का डीएनए जो है वो मजदूरों का है, बिहारी जो है मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं। तो यहाँ आप पलायन की बात कर रहे हैं और आप ही का मुख्यमंत्री बिहारियों को मजदूरी करने वाला बता रहा है कि ये पैदा ही हुए हैं मजदूर बनने के लिए। उस पर कन्हैया कुमार का और उससे भी ज्यादा राहुल गांधी का क्या स्टांस है, ये पूछने की जरूरत है। ये नहीं चलेगा कि बिहार के बाहर बिहारियों को बिहारी का गाली दोगे तो फिर बिहार में वोट मांगने काहे आए हो भाई? तेलंगाना से ही दिल्ली पर राज करके दिखा दो। जब बिहार के लोग मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं और तेलंगाना के लोग हम लोग पर राज करने के लिए पैदा हुए हैं, तो कांग्रेसियों को बिहार में वोट मांगने की जरूरत क्या है? इसका भी सवाल आपको कीजिए, उस जवाब मांगिए उन लोगों से। एक दल, एक नेता जिसने 3 साल में सब दबाव को के बावजूद कहा है कि जनसुराज की सरकार बनेगी, 1 घंटे में शराबबंदी हटा देंगे। इसलिए हटा देंगे कि इससे बड़ा कोई गलत कानून हो नहीं सकता है। पहली बात आप ये जानिए कि बिहार में शराबबंदी तो लागू है नहीं। शराबबंदी का कानून बनाया गया है जिसमें दुकान बंद कर दिया गया है और होम डिलीवरी चालू कर दी गई। बिहार की गरीब जनता का 15 से 20 हजार करोड़ का नुकसान हो रहा है और ये पैसा कहां जा रहा है? ये पैसा जा रहा है नेताओं के पास, भ्रष्ट अधिकारियों के पास, शराब माफिया के पास। सारे युवा बिहार में सूखा नशा का पहली बार बिहार में प्रचलन देखने को मिल रहा है। लोग सूखा नशा कर रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा लोग, कई लोग कहता है महिला को इससे लाभ है, 1 लाख से ज्यादा परिवार के लोग आज भी जेल में शराबबंदी के कानून के तहत बंद हैं। और ये जो लोग जेलों में हैं, ये ज्यादातर लोग समाज के दबे कुचले वंचित समाज के लोग हैं, दलित है, अति पिछड़े हैं, मुस्लिम हैं, जिनके घर में उनका कोर्ट में केस लड़ने वाला भी कोई नहीं है। और ये सामाजिक न्याय और समाजवाद की बात करने वाले लोग, इनको कोई चिंता नहीं है कि 1.25 लाख लोग जेल में क्यों आए। आप महिलाओं से जाकर बात कीजिए। दलित परिवार की महिलाओं को हमने पैदल चलते हुए देखा। खाने वाले शराबबंदी के नाम पर जबरदस्ती उनको उठाकर खाने में बैठा रहे हैं, खाने में उनसे झाड़ू लगवाते हैं, उनसे बर्तन साफ करवाते हैं, उनसे दूर व्यवहार करते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल शराबबंदी के हम लोग खिलाफ में है। इसके साथ साथ जो आपने सवाल किया, आंकड़े बिल्कुल स्पष्ट है। 2017 से बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है और उसका एक कारण है शराबबंदी, क्योंकि कानून व्यवस्था लागू करने के लिए जो तंत्र है, प्रशासन है, उसका एक बड़ा हिस्सा कानून व्यवस्था के काम को छोड़कर शराबबंदी को लागू करने, उसको छिपाने और उससे कमाने में लगा हुआ है और सामान्य लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। इसीलिए आए दिन आप देख रहे हैं कि बिहार में कमोबेश वही घटना, अपहरण को छोड़ दीजिए तो बाकी हर इंडिकेटर क्राइम का वही हो गया है जो लालू जी के जमाने में था। रोज लूटपाट, मर्डर, अपहरण, झगड़ा, लड़ाई वो चल रहा है। सिर्फ अपहरण ही बचा हुआ है, कुछ दिन और चला तो वो भी चालू हो जाएगा। जनसुराज ने अपने संविधान में इस परिकल्पना में कहा है कि जिस जाति की भी जितनी संख्या है, उस जाति से उसी प्रोपोर्शन में योग्य लोगों को निकालकर उनको भागीदारी दी जाएगी। इसमें सभी समाज शामिल है। आपने जो 5 समाज की बात कही, उसको लेकर मैं जरूर टिप्पणी करना चाहता हूँ। बिहार में नीतीश कुमार की राजनीति का एक हिस्सा रहा है जातियों का वर्गीकरण चेंज करना। एनेक्सर 1 को एनेक्सर 2 में डालो, 2 को 1 में डालो, 1 को SC बना दो। उसी के तहत एनेक्सर 1 में आने वाली कुछ जातियों को, जिसको 5 समाज के नाम से SC का दर्जा दिया गया। ये सही बात नहीं है, ऐसा दावा किया गया, क्योंकि जातियों का ये जो दर्जा चेंज होता है, कैटेगरी चेंज होती है, इसके पीछे साइंटिफिक स्टडी होनी चाहिए। राज्य सरकार उसको प्रस्तावित कर सकता है, उसको स्वीकार करने का पावर केंद्र सरकार को है। जैसा आपने देखा होगा बिहार में लोहारों के साथ भी ऐसा ही किया गया है। नीतीश कुमार ने वोट लेने के लिए यहां से कह दिया कि हमने 5 समाज को SC का दर्जा दे दिया। केंद्र के सामने ना उसके पक्ष में साक्ष्य रखा, ना उस केस की पैरवी की। नतीजा क्या हुआ? जैसे लोहार को ST बनाया गया था और वापस TBC बना दिया गया, उसी तरह 5 समाज के लोगों को SC से हटाकर वापस TBC बना दिया गया। तो एक विशुद्ध तौर पर शॉर्ट टर्म राजनीतिक गेन के लिए नीतीश कुमार ने और नीतीश कुमार की सरकार ने इन जातियों को ठगा है और इसीलिए ये जातियां आंदोलित है और हम लोग इसके विरोध में हैं। जातियों का जो वर्गीकरण जो चेंज होता है, जो ओरिजिनल एनेक्सर 1 था, जो कर्पूरी जी का था, और जो आज एनेक्सर 1 है,
उसमें करीब करीब 23 नई जातियां जोड़ दी गई है। और ये नीतीश कुमार हमेशा ऐसा करते रहे। जब उनको राजनीतिक सुविधा होती है वो किसी एनेक्सर 2 को उठाकर एनेक्सर 1 में डालने की बात करते हैं। कई बार उन्होंने एनेक्सर 1 की जाति को SC या ST बनाने की कोशिश किया। तो जब आप एनेक्सर बदलते हैं, एनेक्सर 2 को एनेक्सर 1 में डालते हैं, वो तो राज्य सरकार का मामला है, इसलिए वो कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आप SC को, EBC को या OBC को SC या ST के दर्जे में डालोगे तो केंद्र से उसका अनुमोदन जरूरी है, वो नहीं करा पाए। इसीलिए लोहार के केस में जिसको ST बनाया गया था फिर से EBC बना दिया गया, कई बच्चों का नौकरी चला गया, लोग परेशान हुए। उसी तरह से पान समाज को भी इन्होंने कहा कि हमने SC बना दिया, लोग पंचायती राज का चुनाव SC रिजर्व सीटों पर लड़े और वो सब चीज बर्बाद हो गया, क्योंकि केंद्र सरकार के समक्ष इन्होंने जरूरी दस्तावेज नहीं रखे, उन जातियों के साथ धोखा हुआ है। अब वो जाति जो है वो आंदोलित है। से आवेदन लिए जा रहे हैं, कई हजार रुपया फीस लेकर, और हजारों लोग जिन्होंने आवेदन दिया है उनके पास ये अवसर है कि वो अपने आप को संभावित प्रत्याशी के तौर पर अपनी क्षेत्र की जनता में रखे। अगले 4-5 महीने वो अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार करें, ताकि वहां के लोगों से, जनसुराज से जुड़े हुए साथियों से और जनता के बीच में सर्वे करके ये पता किया जा सके कि जितने संभावित उम्मीदवार जनसुराज के हैं जो प्रयास कर रहे हैं, उनमें सबसे काबिल बेहतर व्यक्ति कौन है, उसी को जनता का उम्मीदवार बनाया जाएगा। पलायन और रोजगार का आपने मुद्दा उठाया, आपको बोलो किया राजद और कांग्रेस जो अभी यात्रा चल रही है, आपने डोमिसाइल को पीछे छोड़ दिया। बिल्कुल बिहार की जनता डोमिसाइल चाह रही है, उसके लिए आपकी लड़ाई कहां तक है? डोमिसाइल के लिए सबसे पहले आमरण अनशन पर यही प्रशांत किशोर बैठे थे, वो जाकर 5 मुद्दा देख लीजिए। यहाँ के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता, जिसका वादा 2015 में नीतीश जी के 7 निश्चय का पहला निश्चय के तौर पर किया गया था, ये इसके लिए आमरण अनशन पर हम लोग बैठे थे। डोमिसाइल नीति लागू हो उसके लिए हम लोगों ने अनशन करा था। बीपीएससी अभ्यर्थियों का मामला पेपर लीक का जो था उसके लिए आमरण अनशन पर बैठे थे। आपने कहा कि डोमिसाइल नीति पर कोई कांग्रेस या तेजस्वी जी कुछ बोल रहे हैं, जरा आप लोग पत्रकार हैं, बताइए कि जो शिक्षकों की नियुक्ति हुई, जिस पर सरकार और ये नेता अपना पीठ थपथपा रहे हैं, उस समय उप मुख्यमंत्री कौन था? उस समय उप मुख्यमंत्री यही तेजस्वी यादव थे, वही कांग्रेस वाले सरकार में थे। तो डोमिसाइल नीति उस समय क्यों नहीं सुधारा? जो 60,000 से ज्यादा यूपी, मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों के लोगों को शिक्षकों के तौर पर बहाली का अवसर मिला, जो बहाल किए गए, उस समय सरकार में कौन था? अभी साल भर पहले यही तेजस्वी यादव और कांग्रेसी उसमें बैठे हुए थे, तब उनको डोमिसाइल नहीं दिख रहा था। हम लोग पहले व्यक्ति हैं, पहला दल है जो कह रहा है कि 75% यहाँ की सरकारी नौकरी जो है वो बिहार के बच्चों के लिए आरक्षित होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर यूपी और मध्य प्रदेश के लोग आकर शिक्षक बनेंगे और बिहार के बच्चे जाकर महाराष्ट्र में, हरियाणा में मजदूर बनेंगे। ये ऐसा इसलिए हो रहा, आप समझिए, नीतीश कुमार को पिछले 10 वर्ष से प्रधानमंत्री बनने का भूत सवार है। तो ये आदमी ये समझता है कि दूसरे राज्यों के लोगों को अगर हम बिहार में नौकरी देंगे तो उन राज्यों में हमारी छवि चमकेगी। अपना छवि बनाने के लिए बिहार के बच्चों के नौकरी की इस आदमी ने कुर्बानी कर दी। और भाजपाई और ये तेजस्वी यादव जब नीतीश के साथ रहे, कभी भी इन्होंने डोमिसाइल का विरोध नहीं किया। इसलिए सिरे से इस बार जनता इन दोनों को खारिज करेगी, खासकर युवा साथी। हम लोग कह रहे हैं 75% डोमिसाइल नीति चेंज करके 75% जॉब सिर्फ बिहार के बच्चों के लिए रिजर्व किया जा रहा है। यहाँ पर अभी रमजान का महीना है और जैसे नवरात्रि का व्रत है, वैसे रमजान में भी मुस्लिम साथियों का व्रत है। और मैं यहाँ आया हूँ और यही नहीं जा रहा हूँ, रोज जाता हूँ। हर दिन मैं जब कार्यक्रम में जाता हूँ, इफ्तार का समय होता है, उनके लिए ये मुबारक मौका है, इसलिए हमें भी उसमें जाना चाहिए। आप पर आरोप लगता है प्रशांत जी कि आप बीजेपी के प्रति हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। देखिए, मैंने हमेशा जो बात कही है कि बिहार की बर्बादी के लिए लालू और नीतीश जिम्मेवार हैं, क्योंकि पिछले 30-35 साल से लालू जी और नीतीश जी ही राज्य का नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन बिहार की बर्बादी के असली गुनाहगार कांग्रेसी और भाजपाई हैं। ऐसा इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि लालू जी को बिहार की जनता ने सिर्फ एक बार 1995 में बहुमत से वोट देकर जिताया है। बाकी 15-16 साल जो लालू जी का जंगल राज चला, वो कांग्रेसियों के मदद से चला, उस बैसाखी से चला। कांग्रेसियों ने उनकी मदद इसलिए की क्योंकि वो चाहते थे कि लालू जी की मदद से 20-25 सांसदों का सपोर्ट उनको दिल्ली में रहे। यही हाल नीतीश जी का, एनडीए का है। नीतीश जी को बिहार की जनता ने सिर्फ एक बार, इसको भी ध्यान रखिए आप लोग, सिर्फ 2010 के चुनाव में नीतीश जी के पार्टी को 117 विधायक मिले थे। उसके बाद नीतीश जी को कभी बहुमत बिहार की जनता ने नहीं दिया। फिर भी 18-19 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, वो भाजपा के बैसाखी पर हैं। भाजपा उनकी मदद क्यों कर रही है?
भाई जो भाजपा दूसरे राज्यों में दूसरे दलों को तोड़कर खरीद फरोख्त करके सरकार बनाती है, वो बिहार में थके हुए नीतीश कुमार को क्यों मुख्यमंत्री बना के रखी है? इसलिए कि उनको दिल्ली में 10-20 सांसदों का लालच है। इसीलिए मैं बार बार हमेशा कहता हूं कि कांग्रेस और भाजपा ने बिहार को और बिहार के भविष्य को लालू और नीतीश के हाथ में, सब जानते बूझते इनके हाथ में बेच दिया। जैसे कांग्रेसियों ने हम लोग का भविष्य लालू जी के हाथ में बेचा, वैसे ही भाजपाइयों ने हम लोग का भविष्य नीतीश कुमार के हाथ में बेचा है। आपको क्या लगता है? नीतीश कुमार का रोज आप लोग देख रहे हैं, क्या नरेंद्र मोदी को, क्या अमित शाह को ये पता नहीं है कि मानसिक तौर पर नीतीश कुमार और शारीरिक तौर पर वो मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में नहीं है? फिर इतने बड़े राज्य की 13 करोड़ लोगों की जिस पर जिम्मेवारी है, उस पर आपने नीतीश कुमार को थोपा हुआ है। क्यों थोपा हुआ है? नीतीश कुमार को जैसे शिखंडी की तरह सामने खड़ा करके पीछे से राजनीति कर रहे हैं। अगर भाजपा में दम है तो अपना मुख्यमंत्री बनाओ और लड़ो चुनाव सामने से। इनमें तो दम है नहीं। सामने से नीतीश कुमार का चेहरा लगा रखा है। वो आदमी ना शारीरिक तौर पर सक्षम है, ना मानसिक तौर पर स्वस्थ है, और उनको सामने रखकर और ये भी नहीं बता रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होगा। ये सिर्फ बिहार की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं भाजपा वाले। सामने नीतीश कुमार को रखा है। अगर गलती से कहीं चुनाव जीत गए तो सबसे पहले नीतीश कुमार को हटाकर कोई भाजपा के आदमी को ये लोग बनाएंगे, जो काम इन लोगों ने महाराष्ट्र में किया है। तो भाजपा का तो यहाँ कोई ना नेता है ना नेतृत्व है, इसलिए भाजपा की बात कम होती है। ये लोग पिछलग्गू दल बनकर पीछे से, भोजपुरी में हम लोग कहते हैं नेहरू आइल चोर। तो ये वो लोग हैं जो छूट कर आकर बिहार की सत्ता को कब्जा करना चाहते हैं, क्योंकि 2015 में इन्होंने सामने से इसलिए किया गया ताकि बिहार में जो राजनीतिक विकल्पहीनता रही है, विकल्प के अभाव में लोग भाजपा के डर से लालू जी को और लालू जी के डर से भाजपा को जो वोट देते रहे हैं, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि बिहार में कोई स्वच्छ, बेहतर, मजबूत, ईमानदार विकल्प जनता के सामने नहीं था। तो पदयात्रा का एक उद्देश्य ये था कि बिहार के गांव-गांव में जाकर वहां के जनमानस से बातचीत करके किसी समाज से ऐसे लोगों को चुनकर निकाला जाए जो एक बेहतर, स्वच्छ राजनीतिक विकल्प जनता के सामने दे सके। वो काम 2 साल मैंने किया। करीब 1 करोड़ लोग जब इकट्ठा हुए पूरे बिहार से, उन्होंने मिलकर जन स्वराज नाम के दल की स्थापना की, जो पिछले वर्ष 2 अक्टूबर को हुआ। अब जब दल बन गया है तो दल स्वाभाविक तौर पर आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहा है। उस तहत लोग अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। लेकिन जन स्वराज में हम लोगों के लिए राजनीति सिर्फ एमएलए का चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना नहीं है। राजनीति इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ के विषयों की समझ हो, लोगों की आवाज बन सके, यहाँ की जो परेशानियां हैं उसको सुलझाने में कुछ मदद कर सके। बाकी अभी 6-8 महीने में चुनाव है, तो उस नजरिए से भी पार्टी तो तैयारी अपनी करेगी। और लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुनाव की एक अपनी महत्ता है, उस नजरिए से भी ये दौरे को आप देख सकते हैं। भाई, आप जितने लोग यहाँ आए हैं, आपकी ये संख्या बताती है कि जन स्वराज की कोई ताकत है या नहीं है। कोई विधायक, मंत्री यहाँ पर चला आए तो आप सब पत्रकार बंधु इतने कभी आ ही नहीं सकते। और आपको मालूम है कि अगर आप आए हैं तो इसलिए आए हैं कि आपको ये एहसास है कि जन स्वराज जमीन पर है। दूसरा, कोई दल कोई भी दावा कर ले, बिहार में अगर एक राजनीतिक व्यवस्था, एक राजनीतिक विकल्प और दल जो जमीन पर कार्यकर्ताओं के, लोगों के स्नेह से, सहयोग से चल रहा है, उसका नाम है जन स्वराज। ये निश्चित बात है कि ये नया दल है, अभी 2 वर्ष लगे हैं, लेकिन 2 वर्ष पुराना दल, और दल तो अभी 6 महीने पुराना ही है। 6 महीने बना पुराना दल, कम से कम ये तो हर व्यक्ति मान रहा है कि इस बार जो चुनाव होगा वो त्रिकोणीय होगा। एक और एनडीए वाले रहेंगे, जिसमें शारीरिक और मानसिक तौर पर थके हुए नीतीश कुमार जिसका नेतृत्व करेंगे। एक और राजद वाले होंगे, जो कि जंगल राज के लिए, जिनको पूरा बिहार नहीं पूरा देश जानता है। और तीसरी ओर जन स्वराज होगा, जिसमें पढ़े लिखे, ईमानदार, समझदार लोगों का एक समूह होगा। अब निर्णय बिहार की जनता को करना है कि उनको लालटेन का जंगल राज वापस चाहिए, या थके हुए नीतीश कुमार चाहिए, या बिहार के लोगों के द्वारा बनाया गया एक ईमानदार, सशक्त विकल्प जन स्वराज चाहिए। किसी के स्वास्थ्य पर टिप्पणी करना हम लोग का, ये नॉर्मली मैं कभी व्यक्तिगत बातों पर बोलता नहीं। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर पहली टिप्पणी उनके साथी स्वर्गीय सुशील मोदी जी ने की। नवंबर 2023 में विधानसभा के सामने उन्होंने कहा कि लगता है कि नीतीश कुमार को कोई गंभीर मानसिक बीमारी हो गई है। उसके बाद से जितने दिन महागठबंधन की सरकार रही, अभी के उप मुख्यमंत्री और भाजपा के कई बड़े नेताओं ने इस बात को दोहराया। तेजस्वी यादव जब सत्ता से बाहर हुए, नीतीश जी वापस भाजपा के साथ चले गए, तो भाजपा ही तो बोलना बंद कर दिए डर के मारे। लेकिन अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश जी की मानसिक हालत ठीक नहीं है। हमने पहली बार अभी जनवरी में मानसिक स्थिति पर उनकी टिप्पणी की है। क्यों किया है ये बता रहे हैं।
बीपीएससी आंदोलन के दौरान सरकार से जो वार्ता हो रही थी उसमें जितने लोगों से हम लोग मिले, बात किए, जितने अफसरों ने बताया बात, तो ऐसा लगा कि नीतीश कुमार ध्यान ही नहीं उसका लिया जा रहा है। और उसके बाद से जो उनके वीडियो आ रहे हैं, जो भाव भंगिमा है, वो दिख रहा है कि वो मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है। आप देखिए, अगर आप सिपाही भी बनते हैं तो आपका मेडिकल जांच होता है। किसी नौकरी में आप मान लीजिए पत्रकार है, अगर आप मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं तो आप पत्रकार नहीं रह सकते हैं। यहाँ पर ऐसा कैसे है कि 13 करोड़ लोगों का नेता है, जिसके कंधे पर जिम्मेवारी है 13 करोड़ लोगों की जिंदगी को सुधारने का, वो व्यक्ति अगर मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है तो राज्य कैसे चलेगा। और जो दिख रहा है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि नीतीश कुमार बिल्कुल मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं दिख रहे हैं। हम लोगों ने कहा कि अगर मान लीजिए कि चर्चा राजनीतिक विद्वेष से लोग लगा रहे हैं, ये लोग कह सकता है कि आप राजनीतिक विरोधी इसलिए कर रहे हैं, तो आप मुख्यमंत्री हैं, डॉक्टरों का एक पैनल बुलाकर जांच करके जारी कर दीजिए कि भाई हमारा रिपोर्ट ठीक है। अगर ये नहीं है तो मैंने तो ये कहा कि आप कैमरे पर आकर बिना पर्चा देखे हुए अपने साथी मंत्रिपरिषद के मंत्रियों का नाम बता दीजिए तो लोग जान जाएंगे तो चलिए भाई नीतीश कुमार को का यादाश्त अभी ठीक है। लोग जनरली ये कह रहे हैं कि नीतीश जी की यादाश्त जो है वो आती जाती वाली बात हो गई है, कभी चीजों को चीज याद रहता है, चीज याद नहीं रहता है। बेगूसराय में आ रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि बेगूसराय में है कि नालंदा में, ऐसा उनके अगल बगल के लोग बता रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर पर जब ये चर्चा आम है तो सरकार को, नीतीश कुमार को ये चाहिए कि एक स्वास्थ्य बुलेटिन वो जारी कर दे ताकि लोगों के मन से शंका दूर हो। और अगर नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर घर घर बात होगी और हो ही रही है। प्रशांत जी 15 साल लालू और राबड़ी को देखिए, राष्ट्रगान का अपमान नीतीश कुमार ने किया है, मैं ये शब्द नहीं इस्तेमाल करूंगा। अगर वो मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है, उनको नहीं पता चला कि राष्ट्रगान यहाँ पर चल रहा है, तो ये जानबूझकर अपमान में सजा है। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, जैसे अगर आप मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि राष्ट्रगान चल रहा है कि कोई दूसरा गाना चल रहा है। उनको ऐसा लगा, जो वीडियो को देखने से लग रहा है कि उनको ऐसा, उन्होंने इस बात का संज्ञान ही नहीं लिया कि राष्ट्रगान शुरू हो गया है। उनके बगल में जो पदाधिकारी खड़े हैं वो तो खुद ही घबराए हुए हैं कि कहीं ऐसा नहीं कि हमारा हाथ पकड़ के खींच ले तो हम भी फंसेंगे। तो ऐसा है कि उनकी मानसिक स्थिति चिंता का और चर्चा का वजह हो सकता है। अब भैया इसको खत्म करें। इसलिए अब फिर चाहते हैं कि किसी तरह व्यवस्था जुगाड़ लगाकर नीतीश कुमार को सामने रखकर समीकरण बनाकर लालू का डर दिखाकर हम लोग वापस आ जाएं और चुनाव के बाद अपना किसी भाजपाई को मुख्यमंत्री बना देंगे। यहाँ आप लोग पत्रकार बैठे हुए हैं, भाजपा का नेतृत्व कौन कर रहा है बिहार में? कितने लोग, आप लोग पत्रकारों को आधा को जानकारी नहीं है कि कौन है दिलीप जायसवाल। भाजपा का चेहरा यहाँ कौन है? दिलीप जायसवाल। कौन जानता है उनको? कौन सा पराक्रम, कौन सा पुरुषार्थ इन्होंने किया है बिहार में? इनकी पृष्ठभूमि जाकर आप पता कर लीजिए, पूर्णिया में, कटिहार में लोग इनके बारे में क्या कहते हैं। लालू जी का भय दिखा रहे हैं ना? आप भी तो लालू जी का ही भय दिखा रहे हैं। किसका भय दिखा रहे हैं? आप भी तो लालू यादव जी का ही भय दिखा रहे हैं। हम किसी का भय नहीं दिखा रहे, हम तो ये बता रहे हैं कि बिहार की जनता जो लालू जी के डर से भाजपा को वोट देती है और भाजपाइयों के डर से लालू जी को वोट देती है, उन दोनों का भय खत्म करने का रास्ता है जन सुराज। भाई लालू जी कह रहे कोई माई का लाल नहीं है, तो लालू जी के नजर में तो बिहार में एक ही लाल है जिसका नाम है तेजस्वी यादव। बिहार के 13 करोड़ लोगों की तो चिंता उनको है नहीं। लालू जी तो बस अपना ही परिवार और 5 उनके बाल बच्चे, इसके आगे न कभी सोच सकते हैं। तो उनको कैसे दिखेगा कि बिहार में दूसरा और कौन है? कम पढ़े लिखे लोगों की जगह है कि नहीं? बिल्कुल, लोकतंत्र में कम पढ़े लिखों की जगह है। बिल्कुल। सुनिए इनका सवाल है कि लोकतंत्र में कम पढ़े लिखे लोगों की जगह है कि नहीं? बहुत जगह है। इस देश में तमिलनाडु एक राज्य है, उसके सबसे प्रसिद्ध मुख्यमंत्री का नाम है कामराज, जो नहीं पढ़े लिखे थे। कम पढ़ा लिखा होना राजनीति में वो कोई मानक नहीं है। लेकिन जो बात आपने कही कि मैं तेजस्वी के 9वीं फेल होने की बात कर रहा हूं, क्यों करता हूं उसको समझिए। जब आपके माँ और पिताजी दोनों मुख्यमंत्री हैं, जब आप डीपीएस आर के पूरब में पढ़ते हैं और आप वहां से 9वां नहीं पास कर पाते हैं, तब आप और नहीं पढ़ पाए, नहीं पास कर पाए, तो दिखाता है कि आपकी क्षमता क्या है। मान लीजिए कि आप उस समय नहीं पढ़े, क्रिकेट खेलने चले गए, तो सीखने और पढ़ने का तो उम्र खत्म नहीं होता है। आप जाकर देखिए बिहार के लाखों ऐसे बच्चे हैं जो मजदूरी कर रहे हैं और कॉरेस्पॉन्डेंस से कोर्स कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो भाई ये उसके बाद ही आकर कुछ पढ़ाई कर लेते, आज ही डिग्री ले लेते। ये न पढ़ना
दिखाता है कि शिक्षा के प्रति उस व्यक्ति की सोच क्या है। उस व्यक्ति के नजर में शिक्षा की कोई महत्ता ही नहीं है। इस बात पर हम चोट कर रहे हैं। इस बात पर नहीं कह रहे हैं कि आप 9th फेल हैं कि 10th फेल हैं। इस बात पर चोट कर रहे हैं कि अगर आप सामाजिक राजनीतिक परिस्थितिवश नहीं पढ़ पाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन उन परिस्थितियों में भी आप देखते हैं लड़कियां जिनकी शादी हो जाती है, कई बार उनके हस्बैंड उनको पढ़ाते हैं। ये सज्जन, इनके माँ बाप मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के सबसे बड़े प्राइवेट स्कूल में नाम लिखाया, वहां से 9th फेल हो गए, उसके बाद जीवन में कभी पढ़ने पढ़ाने की कोशिश नहीं की। वो आदमी बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा तो आपके बच्चों के पढ़ाने की चिंता करेगा कि उसको बालू माफिया बनाएगा? आप बता दीजिए। आपके पास क्या मॉडल है एजुकेशन और हेल्थ? बाकी और लोग है यहाँ। सामने से चुनाव है, सामने से चुनाव है। पहला सवाल यह है कि जनसुराज अकेले लड़ेगी क्या? हम 1 घंटा यहाँ है, आपसे 2 सवाल पूछ रहे हैं, एक एक करके पूछो, घबराहट में नहीं है। जनसुराज अकेले लड़ेगी या किसी के साथ गठबंधन करेगी? जनसुराज अगर जीत कर आती है सरकार सुन किसी लिया, के साथ गठबंधन भी करती है। 243 सीट बिहार में है। जनसुराज का नाम ही है जनसुराज, जनता का सुंदर राज। जनता से गठबंधन हो गया और घोषणा हो गई कि 243 सीट लड़ेंगे। चुनाव के बाद अगर ऐसी कोई परिस्थिति बन गई कि जनसुराज को पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो हम लोग बिल्कुल विपक्ष में आराम से 5 साल और बैठेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा चाहे 2 सीट आए, 5 सीट आए या 110 आए, जनता ने जो निर्णय देना है उसको हम लोग स्वीकार करेंगे। और मैंने पहले ही कहा कि राजनीति हमारे लिए और जनसुराज में हमारे साथियों के लिए सिर्फ एमएलए बनकर मिनिस्टर बनना, कॉन्ट्रैक्ट लेना, पैसा कमाना, ये उसका उद्देश्य नहीं है। जितना एमएलए एमपी बनकर नाम, पैसा, शोहरत आप कमा सकते हैं, उससे बहुत ज्यादा भगवान की कृपा से हम लोग को मिला हुआ है। बावजूद इसके सब छोड़कर अगर राजनीति करने आए हैं तो इसका उद्देश्य ये नहीं है कि जल्दी से एमएलए बनकर सरकार बना ले। सरकार तब बनाएंगे जब जनता का आशीर्वाद होगा। और पूरा जो प्लान है, पूरी जो सोच है कि अगले 10 वर्ष में बिहार को देश के 10 अग्रणी राज्यों में कैसे शामिल कराया जाए, यहाँ शिक्षा कैसे सुधारा जाए, 1 साल के अंदर पलायन को कैसे रोका जाए, हर घर में महिलाओं को रोजगार कैसे दिया जाए, उसका पूरा ब्लूप्रिंट 2-2.5 साल गांव-गांव घूमकर लोगों को बताकर समझाकर उसके बाद दल का निर्माण किया गया है। ऐसा नहीं कि 4 आदमी दिल्ली में बैठे, पटना में बैठे दल बना लिया। दल बनाने से पहले 2.5 साल मैंने बिहार का चप्पा पैदल चल के देखा है, लोगों से बात करी है। तो हम लोग के लिए गठबंधन ना आज है, ना कल होगा, ना चुनाव से पहले, ना चुनाव के बाद। सुनेंगे जरूर। जमीनी प्रत्याशी देंगे अपने, आप जमीनी प्रत्याशी देंगे या वही हवा हवाई होगी? जनसुराज में जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे उसके नजरिए से मैं आपको 2-3 बातें कह सकता हूँ। पहला कि 2/3 से ज्यादा ऐसे लोग चुनाव लड़ेंगे जो बिल्कुल नए चेहरे होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो राजनीति में नहीं है, नए लोग चुनाव लड़ेंगे। इसकी कोई संभावना नहीं है कि जो पुराने घिसे पिटे लोग हैं वही चुनाव लड़े। मैंने कहा 2/3, 1 मिनट की। दूसरा आपको बता दे प्रत्याशियों के नजरिए से, जनसुराज किसी दूसरे दल से पहले जुलाई अगस्त में ही अपने उम्मीदवारों के 243 उम्मीदवारों की घोषणा कर देगा।